मुंबई की है। ये बात 2022 की है। मुंबई के पास एक इलाका है भिवंडी। 20 जनवरी 2022 की सुबह करीब 7 बजे थे। भिवंडी इलाके में लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। एक आदमी भी पैदल अपने काम के लिए जा रहा था। जब वह रूपाला ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था तो उसे झाड़ियों के पास एक बड़ी सफेद बोरी दिखी। उस बोरी का मुंह ऊपर से बंधा हुआ था। यह देखकर उस आदमी के कदम धीमे हो गए और वह वहीं रुक गया। जब उसने ध्यान से बोरी को देखा तो पाया कि उसमें से खून निकल रहा था। खून जमीन पर भी फैल गया था और मिट्टी लाल हो गई थी। यह देखकर वह डर गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि बोरी में किसी की लाश हो सकती है। फिर उसने आसपास चल रहे लोगों को रोका और उन्हें बताया कि ब्रिज के नीचे एक बोरी में शायद लाश है। इसके बाद उस आदमी ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सारी बात बताई। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, भिवंडी के निजामपुरा थाने के प्रभारी नरेश पवार के नेतृत्व में पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने उस आदमी से पूछताछ की जिसने फोन करके उन्हें खबर दी थी। उस आदमी ने जो कुछ देखा था वह सब थाना प्रभारी को बता दिया। फिर पुलिस ने जब बोरी खोली तो उसमें एक आदमी की लाश मिली जो खून से सनी हुई थी। लाश के सिर, गर्दन, सीने और चेहरे पर गहरे जख्म थे। भीड़ में मौजूद कोई भी उस लाश को पहचान नहीं पाया। लाश की जेब से सिर्फ डॉक्टर की एक पर्ची और एक हेडफोन मिला, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर रख लिया, लेकिन उसकी जेब से कोई पहचान पत्र, पैसे या और कोई चीज नहीं मिली। थाना प्रभारी नरेश पवार की परेशानी और बढ़ गई थी। वे बार बार लाश को ध्यान से देख रहे थे ताकि किसी तरह से उसकी पहचान हो सके और केस सुलझाने में आसानी हो। लाश के कपड़ों से जो डॉक्टर की पर्ची मिली थी वह पुलिस के लिए एक अहम सुराग बन सकती थी। पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में अच्छी तरह जांच की, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। तभी थाना प्रभारी नरेश पवार ने मृत व्यक्ति की कमीज को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि उस लाल रंग की शर्ट पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे धब्बे लगे थे। ये देखकर थाना प्रभारी को एक बात याद आ गई। ऐसे सुनहरे धब्बे अक्सर मोतियों की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के कपड़ों पर नजर आते हैं। यही सोचकर उन्हें इस केस की एक नई दिशा मिल गई। थाना प्रभारी नरेश पवार ने इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई। भिवंडी के एसपी प्रशांत धोले ने अलग अलग काम के लिए इन टीमों को जिम्मेदारी दी। पहली टीम को उस डॉक्टर के पास भेजा गया जिसकी पर्ची लाश की जेब से मिली थी। दूसरी टीम को इलाके की सभी मोतियों की फैक्ट्रियों में जाकर पूछताछ करने को कहा गया ताकि पता चल सके कि मृतक वहीं काम करता था या नहीं। तीसरी टीम को आसपास के सभी पुलिस थानों में भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई व्यक्ति लापता तो नहीं है। पहली टीम उस डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंच गई जिसके नाम की खून से सनी मुड़ी तुड़ी पर्ची लाश की जेब में मिली थी। अब पुलिस को उम्मीद थी कि शायद यहीं से कोई बड़ा सुराग मिल सकेगा। यह डॉक्टर भिवंडी के खोनी गांव में अब्दुल्लाह मस्जिद के पास एक छोटी सी दुकान चलाता था। वह कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं था, बल्कि सिर्फ बीएसएससी पास था और लोगों को छोटे मोटे इलाज के लिए दवाइयां देता था। जब पुलिस ने डॉक्टर को वह पर्ची दिखाकर पूछा कि क्या वह इस मरीज को पहचानता है जो 2 दिन पहले उसके पास दवा लेने आया था, तो डॉक्टर ने साफ कहा कि वह दिन भर करीब 100 मरीजों को देखता है, इसलिए वह किसी एक मरीज को पहचान नहीं सकता। इस जवाब से पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और रास्ता अपनाया। डॉक्टर की दुकान के पास जितनी भी मेडिकल या फार्मेसी की दुकानें थीं, उन सभी से पूछताछ की, लेकिन अफसोस वहां से भी कोई काम की जानकारी नहीं मिल पाई। जहां एक तरफ पहली टीम डॉक्टर से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगी थी, वहीं दूसरी टीम निजामपुरा इलाके की सभी पर्ल वर्कशॉप में जाकर पूछताछ कर रही थी ताकि यह पता चल सके कि मृतक इन फैक्ट्रियों में से किसी एक में काम करता था या नहीं। दूसरी टीम ने एक एक करके सभी मोतियों की फैक्ट्रियों के मालिकों से पूछताछ की। उन्होंने फैक्ट्री मालिकों से यही सवाल किया कि क्या उनके यहाँ कोई मजदूर ऐसा है जो पिछले 2 दिनों से बिना बताए काम पर नहीं आया हो। निजामपुरा इलाके में पर्ल वर्कशॉप की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए सारी फैक्ट्रियों को एक ही दिन में कवर करना मुश्किल था। इस वजह से दूसरी टीम को भी अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जहां पहली और दूसरी टीम अपने अपने काम में लगी थी, वहीं तीसरी टीम भी एक्टिव थी। तीसरी टीम को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह आसपास के सभी पुलिस थानों में जाकर गुमशुदा लोगों की लिस्ट तैयार करे और उन मामलों की जानकारी जुटाए। इस काम को तेजी से करने के लिए सबसे पहले आसपास के थानों में फोन कर जानकारी भेज दी गई थी ताकि अगर कहीं किसी ने किसी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो उसका रिकॉर्ड मिल सके। कुछ समय बाद तीसरी टीम को आसपास के पुलिस थानों से जो जानकारियां मिली वे उस तरह की नहीं थीं जैसी उम्मीद की जा रही थी। कोई भी सूचना मृतक व्यक्ति से मेल नहीं खा रही थी। यह भी मुमकिन था कि हत्या हाल ही में हुई हो और अभी तक मृतक के परिवार वाले थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे ही न हो। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास सिर्फ इंतजार करने का ही विकल्प बचा था। अब तक तीनों टीमों को कोई भी पक्का सुराग या सबूत नहीं मिला था जिससे आगे की जांच को सही दिशा मिल सके। 20 जनवरी की शाम तक उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति की मौत सिर पर गहरी चोट लगने और ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। लेकिन सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरा केस सुलझाना आसान नहीं था, क्योंकि अभी तक पुलिस को यह भी पता नहीं चला था कि मारा गया व्यक्ति आखिर था कौन।
इस केस का अगला मोड़ 21 जनवरी की शाम को आया, जब एक व्यक्ति मोहम्मद सलमान नाम का युवक निजामपुरा थाने पहुंचा। उसने थाना प्रभारी से कहा कि वह हत्या का चश्मदीद गवाह है। यह सुनकर थाना प्रभारी और बाकी पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। काफी मेहनत और जांच के बाद पुलिस को पहली बार ऐसा सुराग मिला था जो केस को आगे बढ़ा सकता था, और वह भी खुद चलकर थाने आया था। यह पुलिस के लिए बहुत अहम मोड़ था। हालांकि एक पल के लिए पुलिस को सलमान पर शक भी हुआ, लेकिन इस वक्त उसके अलावा कोई और ठोस गवाह या सुराग पुलिस के पास नहीं था। इसलिए सलमान की बात को गंभीरता से लिया गया। सलमान ने बताया कि हत्या जब हुई तब वह घटनास्थल से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर मौजूद था। उसने अपनी आंखों से हत्या होते देखी थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि जिसे मारा गया उसकी शक्ल वह ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसने हत्यारों को जरूर देखा था। सलमान ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले की पूरी सच्चाई बताने को तैयार है। इसलिए निजामपुरा पुलिस की टीम सलमान को अपने साथ घटनास्थल पर ले गई। वहां पहुंचकर सलमान ने एक एक बात विस्तार से बताई। उसने पूरी घटना को बहुत बारीकी से बयान किया। हत्यारे कहां से आए, क्या पहना था और कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। उसने पूरी घटना को बहुत बारीकी से बयान किया। जब पुलिस ने सलमान से पूछा कि क्या वह हत्यारों को पहचान सकता है, तो उसने कहा कि अगर उन्हें उसके सामने लाया जाए तो वह पहचान सकता है। इसके बाद पुलिस ने भिवंडी के एक आर्ट कॉलेज से एक छात्र को बुलाया जो स्केच बनाने में माहिर था। अगले दिन यानी 22 जनवरी की सुबह 10 बजे तक सलमान के बताए अनुसार उस छात्र ने एक संदिग्ध हत्यारे का स्केच तैयार कर दिया। उस स्केच की कॉपी तुरंत निजामपुरा थाने से भिवंडी और आसपास के सभी पुलिस थानों को भेज दी गई, ताकि यह पता चल सके कि क्या वह व्यक्ति पहले से किसी आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन अफसोस, सलमान ने जिस शक्ल के व्यक्ति का स्केच बनवाया था वह पुलिस के किसी भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। पुलिस को उम्मीद थी कि स्केच से कोई बड़ा सुराग मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस अभी इस केस की सच्चाई तक पहुंचने से काफी दूर थी कि तभी एक अहम खबर आई। यह खबर पास के शांतिनगर पुलिस थाने से थी। खबर यह थी कि एक महिला नजमा बानो अपने 45 वर्षीय पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आई थी। जैसे ही यह जानकारी मिली, निजामपुरा थाना प्रभारी ने बिना वक्त गंवाए 2 पुलिसकर्मियों को भेजा और नजमा बानो को निजामपुरा थाने बुलवा लिया। थाने में पूछताछ के दौरान नजमा बानो ने बताया कि उसके पति का नाम अरमान शेर अली है और वह पिछले 2 दिनों से घर नहीं लौटे हैं। उसने बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अरमान हमेशा जहां भी जाते उसे या तो साथ ले जाते या बताकर जाते थे। वे कभी भी बिना जानकारी दिए बाहर नहीं रुकते थे। जैसे ही पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, उसी समय जांच में जुटी दूसरी टीम को भी एक अहम सुराग मिला। दूसरी टीम जो इलाके की पर्ल वर्कशॉप में मजदूरों के बारे में पूछताछ कर रही थी, उसे पता चला कि एक फैक्ट्री में पिछले 7-8 सालों से काम करने वाला एक मजदूर पिछले 3 दिनों से काम पर नहीं आया है और उसकी उम्र भी करीब 45 साल थी। अब पुलिस को शक होने लगा कि कहीं यह गुमशुदा मजदूर और नजमा बानो का लापता पति एक ही व्यक्ति तो नहीं है। मामला अब धीरे धीरे खुलने लगा था। टीम ने थाना प्रभारी नरेश पवार को जानकारी दी कि जिस मजदूर के बारे में फैक्ट्री से जानकारी मिली थी उसका नाम अरमान शेर अली शाह था और वह पिछले 3 दिनों से बिना बताए छुट्टी पर था। अब केस की कड़ियां धीरे धीरे जुड़ रही थीं। थाने में मौजूद नजमा बानो को जब मृतक की तस्वीरें दिखाई गईं तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि शव का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। लेकिन नजमा का बेटा शारिक शाह तस्वीर देखकर पहचान गया। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता की गर्दन पर एक बर्थ मार्क था और वही निशान लाश की गर्दन पर भी मौजूद था। इस पक्के निशान से शारिक ने शव की पहचान अपने पिता शेर अली शाह के रूप में कर ली। यह सुनते ही मां बेटे पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनका अरमान कभी घर नहीं लौटेगा। 22 जनवरी की शाम तक पुलिस को इस केस में एक ऐसा बड़ा सुराग मिला जिससे पूरी तस्वीर साफ होने लगी। असल में मोहम्मद सलमान, जो खुद को इस हत्याकांड का इकलौता चश्मदीद बता रहा था, वही इस पूरे मामले की जड़ निकला। दरअसल थाना प्रभारी नरेश पवार को पहले दिन से ही सलमान की कहानी पर शक था। उन्होंने चुपचाप एक अलग टीम तैनात कर दी थी जिसका काम सिर्फ सलमान की बातों की जांच पड़ताल करना था कि वो सच बोल रहा है या सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहा है। अब वो शक हकीकत में बदलने वाला था। सलमान की गतिविधियों की गुप्त जांच शुरू की गई, जिसमें सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। जांच में खुलासा हुआ कि जिस रात सलमान ने हत्या देखने का दावा किया था, उस रात उसने कई बार शेर अली शाह को फोन किया था। अगर वह सिर्फ गवाह होता तो हत्या से ठीक पहले इतनी बार कॉल करने का कोई मतलब नहीं था। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब सलमान के मोबाइल लोकेशन और ट्रैवल हिस्ट्री देखी तो पता चला कि वह प्रोल रोड, जहां रुपाला ब्रिज के नीचे लाश मिली थी, उस इलाके में पहले कभी गया ही नहीं था। अब सलमान की बातों में झोल साफ नजर आने लगा। पुलिस को यकीन हो गया कि वह सिर्फ गवाह नहीं बल्कि शायद हत्याकांड में शामिल है। फिर पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। सलमान ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों का सामना नहीं कर पाया और सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि जिस पर्ल वर्कशॉप में शेर अली शाह काम करता था
वहीं करीब 2 साल पहले एक और युवक काम करने आया था। 30 वर्षीय तस्लीम अली अंसारी। सलमान और तस्लीम की वहीं पर दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे गहरी होती गई। सलमान ने आगे जो बताया, उससे पुलिस के होश उड़ गए। सलमान ने बताया कि शेर अली शाह और तस्लीम अली अंसारी की दोस्ती शुरू में काफी अच्छी थी। दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। लेकिन इसी दौरान तस्लीम और शेर अली की पत्नी नज़मा बानो के बीच करीबी बढ़ने लगी। शुरुआत में यह सब छिपा रहा, लेकिन धीरे धीरे शेर अली को शक होने लगा। उसे अपनी पत्नी और तस्लीम के बीच कुछ गलत चलने का अंदेशा हो गया। कुछ ही समय में शक यकीन में बदल गया। जब शेर अली को पूरा यकीन हो गया कि तस्लीम और नज़मा के बीच नाजायज रिश्ता है, तो उसने तस्लीम को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वो उसके घर कभी ना आए और नज़मा से दूर रहे। लेकिन शेर अली की सख्ती से भी दोनों के रिश्ते नहीं टूटे। तस्लीम का प्यार अब नज़मा के लिए जुनून बन चुका था। वो नज़मा के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता था। उधर शेर अली ने जब यह सब महसूस किया तो उसने नज़मा पर सख्त पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अब वह नज़मा को कहीं अकेले नहीं जाने देता था, यहाँ तक कि काम पर भी उसे साथ ले जाने लगा। तस्लीम के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो गया था। वह चाहता था कि नज़मा सिर्फ उसी की हो। उसे लगने लगा था कि जब तक शेर अली जिंदा है, नज़मा उसकी नहीं हो सकती। इसलिए उसने तय कर लिया कि शेर अली को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह नज़मा को अपने साथ उत्तर प्रदेश अपने गांव ले जाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने दोस्त सलमान को इस साजिश में शामिल किया। सलमान पहले से ही शेर अली को जानता था। तस्लीम ने सलमान से कहा कि वह शेर अली को फोन करे और बोले कि तस्लीम उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। सलमान ने वैसा ही किया। 19 जनवरी की रात सलमान ने शेर अली को फोन किया और कहा कि तस्लीम अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, बस एक बार मिलना चाहता है। शेर अली मान गया और उसी रात करीब 10:30 बजे रुपाला ब्रिज के नीचे पहुंच गया। जैसे ही शेर अली वहां पहुंचा, पहले से छिपे हुए तस्लीम, सलमान और चंद बाबू अंसारी ने उस पर हमला कर दिया। वे लोहे की रॉड लेकर आए थे। तीनों ने मिलकर शेर अली के सिर, गर्दन और चेहरे पर जोर से वार किए। ज्यादा खून बहने और सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से शेर अली की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने उसकी लाश को एक बड़ी सफेद प्लास्टिक की बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा और ब्रिज के नीचे झाड़ियों के पास फेंक दिया। फिर वे वहां से भाग गए। सलमान को पुलिस के पास जाकर खुद को हत्या का गवाह बनाने का आइडिया तस्लीम ने दिया था। तस्लीम चाहता था कि पुलिस गलत दिशा में जांच करे और असली अपराधी तक न पहुंचे। उसे भरोसा था कि कुछ ही दिनों में यह केस बंद हो जाएगा और कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उनका यह प्लान फेल हो गया।